जी, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम इतिहास के क्रम में प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें बेसिक में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, महाजनपद और मौर्य वंश के बारे में, इस तरीके से मौर्योत्तर काल के क्रम को हमने पढ़ लिया। तो अब इसके बाद जो है गुप्त साम्राज्य का उद्भव होता है। मौर्योत्तर काल में जब छोटे छोटे सामंत, छोटे छोटे जो है कुछ देशी राज्य बना लेते हैं, कुछ विदेशियों का आक्रमण होता है, तो उसी में एक और वंश उभरता है जो होता है गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य जो है लगभग 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक यह साम्राज्य जो है विस्तृत रूप से रहता है। गुप्त वंश की नींव जो है आप देखेंगे कि इस इतिहास गुप्त वंश के बारे में जो जानकारी जो मिलती है, कुछ उसके स्रोत को समझेंगे कि कहाँ से इसके बारे में हमें डिटेल समझने को मिलेगा। तो एक तो साहित्यिक स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत में कुछ पुस्तकें मिली हो या कुछ ग्रंथ होता है, और उस ग्रंथों से, उस पुस्तकों से जो है हमें उसके उस समय के कालक्रम को समझने में एक हेल्प मिलता है, एक मदद मिलता है कि उस समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई होगी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत में देवी चंद्रगुप्तम, मुद्राक्षस, इस तरीके से आप देखेंगे कि कामसूत्र जो वात्सायन की रचना है, इसी में आप देखेंगे कि कालिदास की बहुत सारे ऐसे पुस्तकें, बहुत सारे ऐसे रचनाएं हैं जहां से गुप्त वंशजों के बारे में हमें समझने को मिलता है। इसी मैंने पिछले क्लास के वीडियो क्लिप में बताया था कि जब हम शुंग वंश पढ़ रहे थे तो शुंग वंश में ये थे मालविका अग्निमित्र नाम की एक पुस्तक जो कालिदास की रचना है। वहाँ से मालविका और अग्निमित्र की जो है प्रेम प्रसंग का जो है उसमें वर्णन किया गया है। तो पुस्तक से भी जानकारी मिलती है शुंग वंश के बारे में, क्या हुआ था, कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि कालिदास की कई ऐसी पुस्तकें हैं जिससे हमें गुप्त वंशजों के बारे में समझने को मिलता है। इसी तरीके से लेख का मतलब होता है जो अभिलेख, जो या तो शिलालेख होता है, शिलाओं पर कुछ लेख लिखवा दिया गया, या तांबे पर कोई लेख जो है खुदाई करके जो है उसे लिखवा दिया गया। तो लेखों से भी हमें डिटेल समझने को मिलता है किसी भी इतिहास के पाठ्यक्रम को। लेख में आप देखेंगे कि विशेष रूप से गुप्त वंश का जो डिटेल मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है। आप देखेंगे कि इससे पहले वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और कौशाम्बी में एक अभिलेख अशोक ने लिखवाया था, और वो अपने जो है शांति बनाए रखने संबंधित जो अभिलेख था कौशाम्बी में था, और उसी कौशाम्बी के अभिलेख को प्रयाग में लेकर चले आए लोग। तो प्रयाग अर्थात अभी देखेंगे कि इससे पहले नाम था इलाहाबाद और फिर उसका नाम हो गया प्रयाग। तो वहाँ पर उस अभिलेख को लाया गया हरिश्चंद्र के द्वारा, और वहाँ पर उसमें कुछ अन्य और अभिलेख को बढ़ाया गया जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। तो ये प्रयाग प्रशस्ति में भी आप देखेंगे कि जितने गुप्त वंश के जो शासक थे उन सभी शासकों का क्रमबद्ध उसमें लिपिबद्ध किया गया है कि कौन सा शासक पहले आए थे और उसके बाद कौन से शासक आए थे, किस शासक के समय में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। ये सारी बातें जो है प्रयाग प्रशस्ति नाम के अभिलेख में देखने को मिलता है। वहाँ से हमें बहुत अच्छी जानकारी गुप्त वंशज के बारे में देखने को मिलेगा, जो कि जिसकी रचना हरिश्चंद्र ने किया था समुद्रगुप्त के समय में। इसी में आप देखेंगे कि एरन अभिलेख से भी हमें गुप्त वंशजों के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। ताम्रपत्र, मुहरों पर लिखी हुई जो लेख है उससे भी गुप्त वंशजों के बारे में हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। मुद्रा से भी हमें जैसे जो सोने के सिक्के और चांदी के जो सिक्के चलाए गए थे गुप्त वंशजों में, उस समय से ये पता चलता है कि उस समय की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, कला की क्या स्थिति थी। इसी तरीके से मुद्रा से हमें विदेशी व्यापार का भी प्रमाण देखने को मिलता है कि विदेशों का मुद्रा यहाँ पर और यहाँ की मुद्रा, यहाँ की ये गोल्ड जो सिक्के थे, वो गोल्ड कॉइन जो दूसरे देशों में देखा गया। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय में विदेशी व्यापार का भी वर्चस्व हुआ करता था।
इसी तरीके से इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब समझते हैं उस समय के प्रमुख शासकों के बारे में कि गुप्त वंश में कौन कौन से प्रमुख शासक हुए और उस समय क्या क्या घटनाएं, क्या क्या काम हुआ था, इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो विशेष रूप से प्रमुख शासक में आप देखेंगे कि श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का जो है संस्थापक माना जाता है। यानी इसका जो है जब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को देखा गया तो सबसे पहले ऊपर में श्रीगुप्त का ही नाम का चर्चा मिलता है। यानी श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक इसका जो है एक छोटे से जैसे आप देखेंगे कि इस समय बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। गुप्त वंश का जो श्रीगुप्त था वह एक छोटे छोटे सामंतों में विभक्त करके और शासन चला रहे थे। जैसे हम देखें एक मैप से समझने की कोशिश करें कि ये हमारा इंडिया हो गया और इसी इंडिया में इधर का क्षेत्र जो था यह गुप्त का क्षेत्र था। गुप्त में श्रीगुप्त ने इस क्षेत्र को जो है विजित किया था और इसमें छोटे छोटे सामंतों को बिठा करके और इसका शासन चला रहा था। तो ये छोटे छोटे सामंतों के आधार पर इसने 40 वर्षों तक मतलब बिना कोई विशेष जानकारी के इसने काम किया। इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति के लेख से मिलता है कि यह सबसे ऊपर में इसका नाम है। तो संभवतः श्रीगुप्त ही गुप्त वंश का जो है प्रथम शासक के रूप में रहा था। इसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच आता है 280 से 319 ईस्वी तक रहता है। इसने घटोत्कच ने चूंकि क्या हुआ कि गुप्त वंश की संस्थापक श्रीगुप्त और इसने जब अपने छोटे छोटे सामंतों में वह विभक्त किया था तो वो छोटे छोटे सामंत भी अपने आप को शासक मानते थे, अपने आप को राजा मानते थे। तो अब देखिएगा कि जब कोई छोटे छोटे सामंत राजा मानेंगे तो जो बड़ा जो शासक था जो श्रीगुप्त का जो पुत्र हुआ घटोत्कच, ये इसने कहा कि जब तुम सब राजा हो तो हम क्या रहेंगे, तो हम रहेंगे महाराजा। इसने अपने आप को महाराजा की उपाधि धारण की। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि गुप्त वंश में किसने महाराजा की उपाधि धारण की, तो घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की, तो महाराजा की उपाधि धारण की। अब इसके बाद आप देखेंगे 280 से 319 ईस्वी तक यह रहता है और 319 ईस्वी के आसपास में इसका पुत्र जो होता है रामगुप्त होता है। और रामगुप्त एक घटिया किस्म का शासक होता है। इसके समय में आप देखेंगे कि विशेष जानकारी नहीं देखने को मिलता है। एक समय जब था रामगुप्त जब शासक बनता है तो इधर गुजरात क्षेत्र में, गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र में शकों का शासन रहता है। शक यहाँ पर शासन करते हैं और शक बोलते हैं कि रामगुप्त या तो तुम हमसे युद्ध करो या तुम अपनी पत्नी को मुझे दे दो। चूंकि रामगुप्त की पत्नी अति सुंदर थी तो शक शासक जो है इसने रामगुप्त को चेतावनी दी, या तो तुम हमसे युद्ध कर लो, लड़ लो, या फिर अपनी पत्नी को वापस पत्नी को मुझे दे दो। तो जो रामगुप्त था यानी रामगुप्त जो था इसने बोला कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ये हमारी पत्नी को लेते जाओ। तो इसलिए ये घटिया किस्म का शासक था और इसने अपनी पत्नी को शकों के दरबार में भेजता है और उसके साथ अपने भाई अर्थात चंद्रगुप्त को भेजता है। इनके भाई एक हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त को जो है अपनी पत्नी के साथ शकों के दरबार में भेजते हैं। तो चंद्रगुप्त को यह बात बुरा लग जाता है कि मैं अपनी भाभी को शकों के हवाले करने जा रहा हूँ। तो इसने चंद्रगुप्त ने अपनी भाभी को न भेजकर, चूंकि शकों के दरबार में जाने से पहले ही वो स्वयं स्त्री का वस्त्र ग्रहण करके स्वयं इसके दरबार में जाते हैं चंद्रगुप्त, और शकों का जो राजा था उसका जो है उसको उसकी हत्या कर देते हैं और इसके बाद हत्या करके फिर वापस आते हैं और अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देते हैं। और इसके बाद इसका जो है आप देखेंगे कि गुप्त वंश का जो है प्रथम वास्तविक संस्थापक के रूप में
चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण करता है 319 से 335 ईस्वी के बीच में। इसी ने शकों को परास्त कर शकों को अंतिम रूप से परास्त किया और शकों को अंतिम रूप से परास्त करने के उपलक्ष्य में इसने एक संवत चलाया, एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम हुआ गुप्त संवत, जो 319 ईस्वी में चलाया था। इसके पहले हमने कई संवत को देखा था जिसमें विक्रम संवत 57 ईस्वी 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके बाद हमने देखा था शक संवत जिसको हम कहेंगे कि 78 ईस्वी में शुरू हुआ, और ठीक इसके बाद गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने शकों को अंतिम रूप से पराजित करने के उपलक्ष्य और राजा बनने के उपलक्ष्य में इसने एक संवत जारी किया जिसका नाम था गुप्त संवत 319 ईस्वी में। इसी ने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चूंकि महाराजा की उपाधि कौन रखा था? घटोत्कच रखा था। अब इसके बाद चूंकि अब कई छोटे छोटे सामंत, कई छोटे छोटे राजा जो थे वो भी महाराजा की उपाधि धारण करना शुरू कर दिए थे, तो इसने बोला कि तुम सब महाराजा हो तो हम महाराजाओं के महाराजा अर्थात महाराजाधिराज है। तो इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कई नीतियां अपनाई। एक तो युद्ध की नीति और दूसरा विवाह की नीति, जिसने चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अब जरा मैप पर आते हैं। यहाँ तक आप देखेंगे कि गुप्त का शासक रहता है, इधर नीचे लिच्छवियों की शासन रहती है जो वज्जी महाजनपद में आता है, और इसी में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने पर इसका मान सम्मान और बढ़ जाता है और इसका क्षेत्र का भी विस्तार बढ़ जाता है। तो इधर देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का जो था चंद्रगुप्त प्रथम था, जबकि आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जो संस्थापक मिलते हैं वो है श्रीगुप्त। लेकिन सही तरीके से, सही एंगल से गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने वाला प्रथम शासक जो था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होता है जिसका नाम समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त जो है 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन संभालता है, और समुद्रगुप्त को ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त एक बहुत ही प्रतापी शासक के रूप में इस समय था। इसी समय कहा जाता है, एडम स्मिथ कहते हैं कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। सही बात है कि इधर देखेंगे कि अपने इसने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जहां जाता था युद्ध की नीति से साम्राज्य का विस्तार किया और कई राजाओं को इसने परास्त किया, और कई जगह तो ऐसे भी मिले हैं कि जहां से उसे फायदा नहीं समझ में आता था तब भी वहां पर आक्रमण करता था और उसे परास्त करके और फिर उसको अपनी अधीनता स्वीकार करके उसको वहीं का राजा बना करके फिर वापस आ जाता था। लेकिन उसे परास्त जरूर करता था और उसे वहां का राजा प्रांतपति बनाकर फिर वापस आ जाता था। कहता था कि चलो तुम अपनी मेरी अधीनता मानते हो तो जी मानते हैं, चलो तुम जो है राजपाट संभालो। तो सिर्फ परास्त करने के उद्देश्य से भी कई राजाओं को इसने जो है पराजित किया था। इसमें आप देखेंगे कि इसकी जानकारी एक इतिहासकार है जो विदेशी इतिहासकार ये विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। गलत बात है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, जबकि नेपोलियन जो है लगभग 1200 ईस्वी के आसपास भारत में आए थे। नेपोलियन 1200 ईस्वी के आसपास भारत आए थे, जबकि समुद्रगुप्त जो है आप देखेंगे कि 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त है। तो ये कहीं ना कहीं यह बात हमें गलत लगता है, क्योंकि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को न कह के नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता तो कहीं अच्छा रहता। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण स्वरूप देखें कि महात्मा गांधी 1947 में आप देखेंगे देश का आज़ादी के क्रम में उससे पहले की कई युद्ध, कई नीतियाँ अपनाई थी, और आज के समय में एक और आते हैं अन्ना हजारे। तो अभी के समय में अगर ये कहा जाए कि महात्मा गांधी भारत का अन्ना है तो कहीं ना कहीं गलत बात होगी। अगर वही अन्ना हजारे को कहा जाए कि अन्ना भारत के महात्मा गांधी है
तो ये कहीं ना कहीं बात अच्छी लगती है। तो इसने उल्टी बात कही, यानी भारत का नेपोलियन किसको कहा? समुद्रगुप्त को कहा। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। अब चूंकि इतिहास में है तो हमें पढ़ना है और उसको समझना है और याद करना है, एग्जाम से इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। इसमें इनकी रचना, इसकी ज्यादा जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से अभिलेख से मिलता है, और जिसकी रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। हरिसेन समुद्रगुप्त का ही राज दरबारी था और उसने प्रयाग प्रशस्ति, यानी अभी आपको बताएं कि वत्स की राजधानी कौशाम्बी में एक अभिलेख अशोक ने खुदवाया था, और उसी अभिलेख को जो है प्रयाग में लेकर आ गए लोग, अर्थात इलाहाबाद जिसे वर्तमान में प्रयाग कर दिया गया है, तो वहां पर लेकर आ गए लोग, और उसमें कुछ अन्य लेखों को जोड़ दिया गया जिसका नाम प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। तो हरिसेन के द्वारा इस अभिलेखों में कुछ और भी डिटेल्स दिया गया, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया। जहां जहां वो गया और उसने विजय किया, उन सभी विजयों का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। इसने आर्यावर्त अर्थात भारत के उत्तरी क्षेत्र को के 9 राजाओं को परास्त किया, और भारत के दक्षिणी क्षेत्र को, दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को इसने पराजित किया था। अभी तक आप देखें कि गुप्त साम्राज्य जो है इस क्षेत्रों में थे, और इधर भी आगे जब शकु को पराजित किए तो इस पूरे क्षेत्र को जो है गुप्त साम्राज्य में आ गया था। लेकिन जब समुद्रगुप्त शासन करता है तो इधर ऊपर यानी उत्तर के क्षेत्र में टोटल 9 राजाओं को इसने पराजित किया, और ये पूरा क्षेत्र का विस्तार रूप साम्राज्य में अपने मिलाता है। और इसी में आप देखेंगे कि दक्षिण के क्षेत्रों के 12 राजाओं का जो है पराजित करता है, और इसने इस क्षेत्रों को भी जो है अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लेता है। यही कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। 3 समुद्र का मतलब आप देख रहे हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो इधर 3 समुद्र का मतलब पूरे क्षेत्रों पर उसका जो है अधिकार पड़ चुका था। इसी में आप देखेंगे यह जो अभिलेख अभी आपको बताएं कि हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो मिलता है, जो अशोक द्वारा निर्मित यह अभिलेख कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने प्रयाग में स्थापित किया, जिसे अभी वर्तमान में प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख मिलता है, जो कहीं ना कहीं हमारे आधुनिक भारत से संबंधित जो है टॉपिक्स देखने को मिलेगा मुगल वंश के समय। इसमें अब आप आगे देखेंगे कि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए एक चित्र का उल्लेख देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप देखेंगे कि उसे हम ये बीना बजाते हुए उल्लेख मिला है, जिसके कारण इसे कविराज भी कहा जाता है। इसी में आप देखेंगे कि इसके बाद जो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, जो 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक रहते हैं। समुद्रगुप्त के ठीक इसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शको को इसने भी पराजित किया, अंतिम रूप से पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली और इसने चांदी के सिक्के चलवाए। तो ये चीज आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय से भी कई बार प्रश्न आते हैं कि किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके दरबार में कई विद्वान आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कालिदास मिलेंगे, इसी के समय आर्यभट्ट मिलेंगे, इसी के समय देखेंगे कि कई ऐसे खगोलविद और कई ऐसे साइंटिस्ट विज्ञानविद जो मिलेंगे इसी के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा विस्तार हुआ था कि आप देखेंगे कि इसी के समय में मेहरौली का लौह स्तंभ बनाया गया था। पता नहीं क्या मिलाया जाता था कि आज भी आप देखिएगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर इस लौह स्तंभ को रखा गया है और आज तक इस लोहे में जंग नहीं लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा विस्तार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में देखने को मिलता है। और इसी के समय में फाहियान जो चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था।
तो ये चीजें आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जिसने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की, और इसने शकों को अंतिम रूप से पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और सबसे पहले विक्रमादित्य उज्जैन के राजा जो शकों को पराजित किए थे, और उस समय उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ठीक चंद्रगुप्त द्वितीय फिर वापस विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, कहीं कहीं नाम आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा, इससे आपका कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। इधर इसके बाद आप देखेंगे कुमारगुप्त आते हैं, ठीक, इसका पुत्र कुमारगुप्त होता है। और इसके क्रम में आप देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके समय में होता है? कुमारगुप्त के समय में होता है। और कुमारगुप्त के समय में ही एक और घटना घटित होती है, जो हुनों का प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के समय में होता है, जिसे परास्त करने के लिए इसने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजता है। इधर आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुनों का आक्रमण हो जाता है, जिसे हुनों को पराजित करने के लिए इसने कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजता है, जिसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहता है। हुनों को पराजित किया इसने, और इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। इधर जो सुदर्शन झील था, इस पे हमने इसके पहले के वीडियो क्लिप में बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और उसका जो है जीर्णोद्धार का काम अशोक ने करवाया। और अशोक के बाद फिर इसका जो है पुनरुद्धार आपको देखने को मिलेगा कि अशोक के बाद भी इसका काम हुआ है। और ठीक इसके बाद आप देखेंगे कि सुदर्शन झील जब छिन्न विच्छिन्न हो गया था, तो स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त जो उस समय का प्रांतपति था इस क्षेत्र का, उसके आधार पर जो है इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराता है। तो ये जो क्रम आप देखते हैं स्कंदगुप्त तक का, यह कुछ प्रतापी प्रमुख शासकों के रूप में उभरता है। इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद छोटे छोटे और वंश आते हैं, जिसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी देखने को नहीं मिलता है। और उसमें एक और आता है एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में भानुगुप्त की चर्चा मिलती है कि इसी के समय में भानुगुप्त के समय में ही सबसे पहले सती होने का प्रमाण देखने को मिलता है एरन अभिलेख से। प्रश्न आता है कि सती होने का प्रमाण सबसे पहला किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो एरन अभिलेख से। किसके समय में? तो भानुगुप्त के समय में। कब? तब 510 ईस्वी में। तो ये एक लाइन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम से संबंधित कि भानुगुप्त के समय में जो है 510 ईस्वी में सती होने का पहला प्रमाण देखने को मिला, जो कि एरन अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। इसके समय में आप देखेंगे कि गुप्त वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वह था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम शासक होता है जो 550 ईस्वी तक रहा। तो ये हमने समझा कि अभी तक आज के वीडियो क्लिप में कि टोटल कुल कितने ऐसे प्रमुख शासक थे और उसके बारे में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। एक और वीडियो क्लिप हम लोग समझेंगे जिसमें गुप्त वंश को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अगले क्लास के वीडियो में। साथ ही यह भी देखेंगे कि गुप्त वंश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक धार्मिक विस्तार क्या रहा था, इसके बारे में भी हम जानकारी अगले क्लास के वीडियो क्लिप में देखेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।